23 जुलाई को पेश होने वाला बजट कई सेक्टर के लिए खास होगा। देश के विकास को बूस्ट देने और भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने में एग्री सेक्टर का बड़ा रोल है। ऐसे में कृषि क्षेत्र को भी बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। किसानों की आय बढ़ाने पर होगा जोर, रियायतें मिलेंगी मोर। खेती के लिए होगा क्या खास ऐलान? एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर अब तक काफी योजनाओं का ऐलान हुआ है, लेकिन ग्राउंड पर अब तक रियल जरूरतमंद किसानों को इन योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा है या काफी कम मिल रहा है। जिनको जरूरत नहीं है वो इसका फायदा ज्यादा उठा लेते हैं। खेती किसानी देश में होने वाले सभी कामों में सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है। गांव के लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, बुजुर्ग जैसे तैसे खेती कर रहे हैं क्योंकि जमीन खाली तो रख नहीं सकते। युवाओं की दिलचस्पी खेती में दूर दूर तक नहीं है और रहेगी भी कैसे, फायदा हो ही नहीं रहा। सरकारी योजनाएं जुमलेबाजी या ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। जिन फसलों में उनको दाम ज्यादा मिलता है, किसानों को जिन फसलों के लिए दाम ज्यादा मिलना शुरू होता है तो सरकार की पाबंदी लग जाती है, महंगाई का रोना शुरू हो जाता है और इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर सप्लाई बढ़ाकर किसानों पर मार पड़ती है और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाकर किसानों को घरेलू बाजार में कम भाव पर अपने उत्पादों को बेचने पर मजबूर किया जाता है। चैलेंजेस अनंत है, ऐसा नहीं है कि विल हो और वे ना हो, लेकिन सवाल है कोई भी राजनीतिक पार्टी या डिपार्टमेंट काम करना चाहते हैं या सिर्फ माहौल बनाना चाहते हैं। चलिए इन्हीं चैलेंजेस पर बात करेंगे और एग्री सेक्टर बजट विशेष पर मैं हूं विश्व मोहन और इस विशेष को और भी खास बनाने के लिए हमारे साथ 40 साल से ज्यादा के अनुभव रखने वाले 3 खास मेहमान हैं। सिराज हुसैन हैं, पूर्व कृषि सचिव और एग्री इकोनॉमिस्ट हैं और अपनी बेबाक राय रखते हैं, सुलझे हुए हैं और टू द पॉइंट बातें करते हैं। हमारे साथ जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट जी चंद्रशेखर हैं जो कमोडिटी पत्रकारिता के सबसे बड़े चेहरे भी माने जाते हैं और एमएसपी कमेटी के मेंबर और ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुणवंत पाटिल है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने वक्त निकाला इस खास पेशकश के लिए। सिराज सर, सबसे पहले हम आपसे ही आएंगे। क्या लग रहा है, जिस तरह के चैलेंजेस है, 2 तरह के चैलेंजेस आमतौर पे किसानों के लिए होता है। एक होता है वेदर का चैलेंज, जहां पर ड्राउट और ज़्यादा बाढ़, ज़्यादा बारिश, इसका नुकसान होता है। दूसरा मार्केटिंग के चैलेंजेज होते हैं, जो भी उत्पाद उनके होते हैं वो बिक नहीं पाते, बेहतर भाव नहीं मिल पाते, स्टोरेज जैसी तमाम समस्याएं हैं। इस बजट में क्या उम्मीदें हैं, क्या इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए कुछ उपाय हो सकते हैं क्या? तो 2 चैलेंजेस बताए, ये किसी एक बजट से हल हो जाएं ऐसा तो किसी को भी उम्मीद नहीं है, लेकिन ये बहरहाल मुमकिन है कि गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एलोकेशन बढ़ा दे। मुझे ये लगता है कि इस साल के बजट में हम देखेंगे कि कृषि क्षेत्र के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आईसीएआर के बजट में काफी इजाफा होने की उम्मीद हम कर सकते हैं, जिससे कि क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड्स डेवलप कर दिए हो सकें। इसमें काफी कामयाबी मिली है और मैं ये समझता हूं कि अगर इसकी तरफ काफी एफर्ट किया जाएगा तो हमारे साइंटिस्ट बहुत कैपेबल हैं, वो जरूर ऐसे सीड्स मुख्तलिफ क्रॉप्स के लिए डेवलप कर सकेंगे जो कि ड्राउट रेजिस्टेंट हो। फ्लड रेजिस्टेंट वैरायटी हमने देखा, सहभागी वैरायटी पैडी की काफी सक्सेसफुल है। तो ये तो एक चीज है। दूसरी चीज जो मैं देखता हूं, मैं उम्मीद करता हूं और मेरी ये ख्वाहिश है कि ऐसा हो जाए, मुझे नहीं मालूम ऐसा होगा या नहीं, वो ये है कि एपीएमसीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम उसको बेहतर बनाएं। मिसाल के तौर पे शायद ही कोई एपीएमसी पूरे देश में हो जहां कोई कोल्ड स्टोरेज का या कोल्ड चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, तो उसमें मुझे लगता है कि इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि जो स्टोरेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश में काफ़ी अभाव है और खास करके एग्री बेल्ट, जहाँ पे हर ब्लॉक लेवल पे आपके पास उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए कि किसान कभी भी अपना माल रख सके और रियायती दर पे रख सके, क्योंकि ये जो लीकेज होती है एक बड़ा मुद्दा है और उससे भी महंगाई बढ़ती है। बजट में कैसे खेती किसानी में निवेश को इंसेंटिवाइज किया जा सकता है, कैसे किसानों को इंसेंटिव देकर उस खेती को बढ़ाया जा सकता है? चंद्रशेखर सर, इस पर आपकी राय क्या होगी? ऐसा है, हम सब जानते हैं हमारा कृषि क्षेत्र में काफी चुनौतियां हैं। 3 खास करके जो चुनौतियां हैं मैं देखता हूं, लैंड कंस्ट्रेंट,
दूसरा है वाटर शॉर्टेज, तीसरा है क्लाइमेट चेंज। और जैसे हमारे मित्र सिराज भाई ने बताया कि इसके लिए हमें R&D बजटरी एलोकेशन को बढ़ाना है। मैं उसमें बिल्कुल सहमत हूँ, मैं कोई दो राय नहीं हो सकता। मगर देयर इज अ केवियट। मेरा केवियट क्या है? हम R&D बजट आउटले तो बजटरी आउटले बढ़ाते जा रहे हैं कई वर्षों से, मगर उसका आउटकम क्या है? मैं ये मानता हूं हमें आउटकम बेस्ड आउटकम रिपोर्ट्स चाहिए सरकार की ओर से कि पिछला बजट में आपने कितना वादा किया था, कितना बजटरी अलोकेशन दिया था, उसके सामने आपके आउटकम के टारगेट्स क्या थे, आपने क्या टारगेट पूरा किया, कम हुआ तो कौन हु इज अकाउंटेबल, क्योंकि जिम्मेदारी भी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। मैं ये तो शायद बजट का काम नहीं है, मगर बजट पॉलिसी डायरेक्शन देता है। इसके अंतर्गत मैं देखना चाहूंगा कि आउटले बजट है, उसका सामने हमें आउटकम का भी जानकारी होनी चाहिए एज टैक्स पेइंग सिटीजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला बात है। और दूसरा एक बात है कि रूरल इन्वेस्टमेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, हमने पिछले 2 साल में 25,000 करोड़ एक हर साल हमने इकट्ठा किया है टैक्स। उसका उपयोग कैसे हुआ है? व्हाट इज द टेंजिबल आउटकम? इसमें हम कितने जगह में कितना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा किया है और उसका व्हाट इज द रिजल्ट? उसके बारे में भी हमें जानकारी चाहिए। और एक बोलूं, खास करके किसानों को जो प्राइस वोलेटिलिटी होता है मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में वोलेटिलिटी होता है, उसका रिफ्लेक्शन हमारा मार्केट में भी दिखता है। तो उससे बचाना है किसानों को। इसके लिए हमारा जो कृषि क्षेत्र के पॉलिसी है वो, और हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी है जो वाणिज्य मंत्रालय के नीचे आता है वो, और तीसरा है टैरिफ्स, कस्टम्स ड्यूटीज, वो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये तीनों का एक तालमेल में चलना चाहिए। हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कोई ज्यादा तालमेल नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं, और इसके कई उदाहरण भी है। फॉर बजट में ये प्रयत्न होना चाहिए कि एग्रीकल्चर उत्पादन को बढ़ावा दीजिए, उसका साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को जो भी बदलाव या ट्वीकिंग करना चाहिए वो करिए, और कस्टम्स टैरिफ जो है, इंपोर्ट टैक्सेस, एक्सपोर्ट टैक्सेस, कस्टम्स ड्यूटीज, उसको भी आप एट द अप्रोप्रिएट टाइम आप लाइए। तो ये तीनों तालमेल का साथ चलना चाहिए, तभी ही किसान का जो प्राइस वोलेटिलिटी है वो कम होगा और उसको फायदा मिलेगा। और एक लास्ट पॉइंट, खास करके हमें उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादकता अभी बढ़ाना है, और सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा देना है। इसी के लिए हमें R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करना है। पर्टिकुलरली मैं मानता हूं ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटीज, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज, हीट टॉलरेंट वैरायटीज, इसमें हमें ज्यादा संशोधन के लिए, रिसर्च के लिए हमें बजटरी एलोकेशन देना है, और उसका आउटकम रिपोर्ट भी हर साल आना चाहिए हमें। थैंक यू। बिल्कुल अहम सुझाव है। रूरल इंफ्रा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी किसानों को उसका फ़ायदा मिलेगा, एग्री सेक्टर का फ़ायदा मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी, जो भी एलोकेटेड फंड्स है उसमें कितनी पारदर्शिता है, ग्राउंड पर किसानों को क्या मिल पा रहा है, इसके बारे में सोचना होगा। और साथ ही जब भी हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तो उस समय जो ड्यूटी का जो असर हो वो किसानों पर ना हो, भाव पर ना हो, तभी किसान खेती कर पाएंगे अगर उनको बेहतर भाव मिलेगा। और चौथा आपने जो कहा वो उत्पादन, यील्ड बढ़ाने पर जोर, पैदावार बढ़ाने पर जोर, ये सरकार की प्राथमिकता रहनी चाहिए। अब गुणवंत पाटिल जी, आपसे मेरा सवाल होगा, और सरकार की इस बजट में क्या खेती किसानी के लिए क्या प्राथमिकता रहनी चाहिए, किस तरह के स्पेंडिंग पे ज्यादा जोर देना चाहिए? धन्यवाद। जैसे चंद्रशेखर साहब ने कहा और हुसैन साहब ने भी कहा, जैसे हुसैन साहब की बातों से एक बातों में मैं सहमत हूँ और दूसरी बात में नहीं। जैसे पानी के बारे में या बाजार के बारे में, अगर ये जो एपीएमसी को ज्यादा डेवलप करने की जगह आप अगर एफपीओ को इनकरेज करके उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में वेयर हाउसेस, ग्रीन हाउसेस जैसी चीजें आप बढ़ाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा पैसा लगाते हैं,
तो किसान हित के लिए ठीक रहेगा। दूसरा बात यह है कि खेती में आपको जाना है तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में जब पहले बीज आया, अब बीज में चेंज हुआ, हाइब्रिड आया, हाइब्रिड के कारण ही पूरा चेंज हुआ और उसमें खाद और पेस्टिसाइड का यूज किया गया और आज उसका बैड इफेक्ट अब आ रहा है। तो हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ अगर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन वो नहीं होगा। जैसे सीड आने के बाद जो दो चीजें हमें लाना पड़ा कि पेस्टिसाइड और खाद, रासायनिक खाद, इसकी जगह नए जो बीज आ रहे हैं जैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन जैसे सीड्स है, वैसे सीड अगर आप लाते हैं, क्योंकि सीड के बदले सीड में आपको नया चेंज लाना पड़ेगा, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। पेंटल जैसे शास्त्रज्ञ आईसीआर में बहुत सारे रिसर्च करके उन्होंने बीज बनाए हैं, लेकिन वो उसके ट्रायल नहीं हो रहे, वो प्रैक्टिकल में नहीं आ रहे। इसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण खेती पे बहुत बड़ा आफती आने वाली है और आ रही है। और इसके लिए हमको पूरी तैयारी से अगर आगे चलना है, क्योंकि जून में जो बारिश होनी चाहिए तो वो जुलाई में हो रही है, 1 महीना हम लोग एक्सटेंड हो रहे हैं, सीजन में बहुत सारा चेंजेस आ गया है। इसलिए हमें बड़े टेक्नोलॉजी के और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जो इसमें करना चाहिए, बीज में करना चाहिए, बाकी स्ट्रक्चर में करना चाहिए, और टेक्नोलॉजी लाके पानी के लिए आपको जो आसमान के नीचे वाली खेती आगे चल के बहुत मुश्किल जाएगी। इसके लिए कंट्रोल फार्मिंग की तरफ हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और कंट्रोल फार्मिंग के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी जरूरत है। अब ये सब आने के बाद अगर बाजार ठीक से नहीं चलेगा, जैसे कमोडिटी एक्सचेंज वाले साहब ने कहा था, श्रीधर साहब ने कहा था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, या 3 मंत्रालय इकट्ठा काम करने के लिए कृषि मंत्रालय प्रमुख हो, कृषि मंत्रालय जो भी डिसीजन ले उसके लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री कोऑपरेट करे, तभी ठीक होगा। अभी क्या हो रहा है, कॉमर्स मिनिस्ट्री जो भी डिसीजन लेती है उसका इफेक्ट कृषि मंत्रालय पे आ जाता है, कृषि पे आ जाता है और कृषि पे लोड हो जाता है। इसलिए इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो भी कानूने हैं वो थोड़ा शिथिल करके खेती को प्रायोरिटी में रख के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सरकार का इंटरवेंशन जितना कम कर सके उतना कम किए तो एक स्टेबल मार्केट आने की संभावना है, जो ग्लोबल मार्केट से मैच होगी। जो भी आपत्ति आती है, नैसर्गिक आपत्ति आती है, उससे जो मार्केट में ऑसिलेशन होता है, जी, तभी जी। सरकार इंटरवेंशन होनी चाहिए। जी। सरकार हर चीज के लिए भाव बढ़ गए तो इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल सही बात है। और जैसा चंद्रशेखर जी भी कह रहे थे, उनका भी कहना था कि इस तरह से तालमेल करा के एक डिपार्टमेंट का असर कृषि क्षेत्र पे ना हो, जैसा आप भी कह रहे थे कि कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से अगर कोई ड्यूटी लगा दिया जाता है उसका असर पूरी खेती किसानी पर होता है। अब एक मुद्दा यहाँ पर उठता है किसानों की आमदनी को लेकर, ये काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, बीच में कोविड के बाद लगा कि किसानों की आमदनी बढ़ रही है, सरकार ने जो डबलिंग इनकम के नारे जो दिए थे वो पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर से वही रास्ते पे हम गिर रहे हैं और लगातार इंपोर्ट ड्यूटी जिस तरह से कमी की गई तिलहन में, किसानों को उस तरह के भाव मिल नहीं रहे हैं। सिराज सर, क्या लग रहा है आपको, कैसे हम इस संकट को दूर कर सकते हैं, कैसे किसानों को बेहतर भाव दिला सकते हैं फसलों के? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो चाहे कोई भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन हो, वो डबल डिजिट फूड इन्फ्लेशन से परेशान हो जाता है। तो हम लोग इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स ये कहें कि फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ड्यूटी हाई रखे वगैरह वगैरह, एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन न लगाए, लेकिन अगर डबल डिजिट इन्फ्लेशन होगा तो कोई भी गवर्नमेंट हो वो उसको रेस्ट्रिक्ट करेगी और उसका जो प्राइस है वो किसान पे करते हैं। ये बात अपनी जगह सही है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हमारे देश में जो प्रोडक्टिविटी है, यील्ड गैप बहुत ज्यादा है, वो प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिससे कि हमारे जेन्युइन सरप्लसेस पैदा हो सकें। अभी हमारे सरप्लसेस बहुत ही मार्जिनल हैं, थोड़ा सा भी कोई एडवर्स क्लाइमेटिक इंपैक्ट होता है तो सरप्लस इफेक्ट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ड्यूटी को कम या बढ़ती करने का जो फैसला है वो इस वक्त होम मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी है, वो कमेटी करती है। तो अब इससे ज्यादा और हाई पावर्ड कमेटी तो कोई हो नहीं सकती है, उसमें कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं। इससे पहले जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते थे एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी होते थे, कॉमर्स मिनिस्टर भी होते थे। अब बात सिर्फ इतनी है कि काफी जल्दी जल्दी ये कमेटी बैठे
और ये टैरिफ को एडजस्ट करे जिससे कि किसी भी कमोडिटी की लैंडेड कॉस्ट, अगर वो कमोडिटी इंपोर्ट हो रही है जैसे दालें हैं या एडिबल ऑयल्स हैं, तो उसकी लैंडेड प्राइस हमारे एमएसपी डेराइव्ड एडिबल ऑयल से कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अहम सुझाव है सर आप लोगों के। आपके और भी सुझाव हम लोग लेंगे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की क्या ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, एग्री एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, खेती में टेक्नोलॉजी पर कैसे जोर देना होगा, तमाम मुद्दों पर सवाल होंगे। लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं बजट विशेष एग्री सेक्टर स्पेशल और हमारे तीनों मेहमान बने हुए हैं। आप लोगों से यही अनुरोध है कि हर जवाब आप एक एक मिनट में दें क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। सर अब मेरा अगला सवाल सिराज हुसैन सर आपसे होगा। एग्री एक्सपोर्ट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इस पर आपके विचार क्या है? खेती किसानी के लिए इसकी कितनी अहमियत है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आंध्र प्रदेश में हमारा डेटा दिखाता है कि 30% कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, 30% होल्डिंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, और बाकी अगर हम पूरे देश का एवरेज लें तो वो तकरीबन 10% है। तो जाहिर है कि ये बहुत ही कम है, लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि काफी कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अनरजिस्टर्ड है। तो किसान लोगों को काफी हेसिटेशन होता है अपनी जमीन का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी कॉर्पोरेट के साथ, क्योंकि वो बहुत अनइक्वल इक्वेशन है। और ये भी हम देख लें, हमें याद रखना चाहिए कि शहरों में भी आप देखें कि जो पढ़े लिखे लोगों के पास, अमीर लोगों के पास फ्लैट्स होते हैं, वो भी हमारे टेनेंसी लॉज के इम्प्लीमेंटेशन से डर की वजह से अपने फ्लैट्स को खाली रखना पसंद करते हैं बनिस्बत किराए पे देने के। तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फॉर्मल तरीके से टेक ऑफ नहीं कर पाई है, लेकिन काफी चीजें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होती हैं। और मैं समझता हूं कि जैसे जैसे सिटीज की तरफ माइग्रेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ेगी। पोल्ट्री के केस में हम देखते हैं कि पोल्ट्री का 60 से 65% तक जो प्रोडक्शन है पोल्ट्री का, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए है। तो इसमें काफी स्कोप है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव लेके अपने रूल्स को इस तरह बनाएं कि किसानों को एक एश्योरेंस मिले कि उनकी जमीन छीनने का चांस नहीं है। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, इसकी अहमियत भी काफी ज्यादा है। इस पर आपके सुझाव क्या है चंद्रशेखर सर? बिल्कुल, हमें कृषि क्षेत्र में मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को लाना है। इसके बारे में मैं कई सालों से लिखते आ रहा हूँ, बात करते आ रहा हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, ऐसे मल्टीपल टेक्नोलॉजीज है। मगर हम सरकार के जो नीतियां हैं वो इस टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देना है। मगर अभी हम अब देखिए एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, उसमें देयर इज अ पॉलिसी अनसर्टेनिटी। तो कंपनियां, जो सीड कंपनियां हैं, उन्होंने इसमें रिसर्च करना, जो उनका जो हर साल का बजट था, काफी घटा दिया है। There's no R&D spent in research on seeds, particularly genetically modified varieties of seed. और ये जो सीड रिसर्च है, क्या 1-2 साल में नहीं होता है। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्ले। 7-8-10 साल लग जाता है टू गेट अ गुड सीड। एंड देयरफॉर सरकार की नीतियां स्टडी एंड प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए। और जब तक स्टडी और प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, हमारे कृषि क्षेत्र के मुश्किलें जरूर जारी रहेंगी, अनफॉर्चुनेटली। एंड मैं ये बोलना चाहता हूँ, इट इज कड़वा सच है, बट दिस इज द रियलिटी। दूसरा आपने बताया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जरूर हो सकता है। मैं खुद 22 साल पहले इंडिया का सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑन कॉटन किया था नियर कोयम्बतूर, एंड 3-4 साल चला। इट वाज ए ग्रेट सक्सेस। मगर अब प्रमोटर्स के पास पैसे नहीं थे, तो वी कुड नॉट स्केल इट अप, वो जो कहते हैं। तो ये मॉडल काफी स्टेबलाइज्ड एंड सेटल्ड मॉडल है। मगर इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी एक भागीदार होना चाहिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, बट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रमोटर और फार्मर्स के बीच, उसमें द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या ऐसे कोई अधिकारी भी should be a part of
of this contract, ताकि कोई कॉन्ट्रैक्ट में जी जी नॉन परफॉर्मेंस हो, then it can actually go to the district collector to do it. या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पास वक्त नहीं है, then you have another, you need to set up someone. बिल्कुल बिल्कुल अहम सुझाव है। और दक्षिण भारत के कई ऐसे राज्यों में मैं खुद फिजिकली विजिट भी करके आया हूं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहां पर खूब हो रहे हैं, फ्लावर्स वगैरह के हो रहे हैं। अब सिराज सर, आपसे मेरा एक सवाल होगा, इस बजट में कोई खास स्कीम क्या लॉन्च होने की संभावना है, या पुरानी स्कीम उसका रीवैम्प हो सकता है? छोटा जवाब दीजिए सर, वक्त कम है। मुझे लगता है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ एलोकेशन कर सकती है और कोई नई स्कीम ला सकती है RKVY के तहत, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत। गुणवंत सर, आपसे मेरा सवाल होगा, एग्री सेक्टर के लिए सरकार के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उसकी झलक इस बजट में दिखेगी, और वो ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? नहीं, अभी तो सरकार अभी आई है, और आने के बाद जो नए निर्णय होगी तो थोड़ा पॉलिटिकल भी निर्णय इस बजट में आ सकते हैं, और नई सोच भी सरकार सोच रही है। जैसे एग्री में किस तरीके से, जैसे कमिटी में हम काम करते हैं तो कमेटी में भी ऐसा लगता है कि सरकार कृषि की तरफ ज्यादा फोकस करने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड में जो वार वगैरह चल रहे हैं उसके हिसाब से कृषि को अगर ठीक से डेवलप किया जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जैसे चंद्रशेखर साहब ने जो कहा कि बायो टेक्नोलॉजी में जेनेटिक मॉडिफिकेशन जैसे सीड्स वगैरह को नई तरीके से हम उतार दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये लाइन में सरकार अगर सोचेगी तो अच्छा होगा। नहीं तो पूरे गांव तो खाली हो रहे हैं और सब लोग शहर की तरफ आ रहे हैं। खेती में अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अगर वो 3 कानून से आ रहा था वो अगर नहीं भी आया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जगह आप जॉइंट फार्मिंग करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। सिराज सर, अब आखिरी सवाल आपसे होगा, जो एग्री सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में जो भी फंड्स एलोकेट होते हैं, जो आवंटन किया जाता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी कैसे तय हो सकती है, इस पर आपके विचार क्या है? क्योंकि एमएसपी में भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह के लीकेजेज हो रहे हैं, जिस तरह से एजेंसी से कारोबारी भी किसानों से खरीद कर वो एमएसपी के जरिए का फायदा उठा ले रहे हैं, इस पर आपके विचार क्या हैं? गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए। एमएसपी का पेमेंट अब किसानों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में होता है। फिर भी अगर किसी राज्य में ऐसी कोई शिकायत आती है तो वो राज्य सरकार उसको इन्वेस्टिगेट करके एक्शन लेना चाहिए। देखिए, कृषि की ज्यादातर स्कीमें पीएम किसान के अलावा पीएम किसान, क्रॉप इंश्योरेंस और जो इंटरेस्ट सबवेंशन है, इसको छोड़ के सारी स्कीमें स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती हैं। और जाहिर है कि स्टेट की मशीनरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो उनको एक्शन उसमें लेना चाहिए। इसमें काफी सुधार हुआ है और गवर्नमेंट इसके लिए कमिटेड है कि उसको और बेहतर करे, जिससे कि लीकेज कम से कम हो। शुक्रिया सर, आप लोग यहाँ पर आए और अपने बहुमूल्य राय आप लोगों ने दिया कि एग्री सेक्टर के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है। हालांकि एक बजट, जैसा सिराज सर कह रहे थे, वो काफ़ी नहीं होता, ऐसे कई बजट की ज़रूरत है, पूरे साल काम करने की ज़रूरत है, पूरे ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है पूरे एग्री सेक्टर को लेकर। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।